वंदे मातरम। कक्षा 6 चैप्टर 14 जल के इस लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने ऑनलाइन लेक्चर में लिया था कि पुनः महासागरों की ओर जल का जो है वो जाता है। अब ये पहले ज़मीन का जल यानी जो नदी है, झरने हैं, तालाब है, कुआं है, इसका जल वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है जो कि बादल बनता है। बादल बनने के बाद बरसात होती है, फिर हमारे ज़मीन पर आता है, अर्थात हमारी नदियों में आता है, हमारे झीलों में, तालाबों में, सागरों में, महासागरों में फिर से इकट्ठा होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, ये जल का वाष्प के रूप में, जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद पुनः फिर हमारे इसी महासागरों पर आता है। ऐसी क्रिया जो होती है इसे हम देखिए, यहाँ पर एक चित्र है। ऐसी क्रिया जो होती है उसे हम जल का जो है कह सकते हैं कि एक जल चक्र है। यानी देखिए, ये तीर का निशान देखिए ऐसे बना हुआ है। ये दर्शा रहा है कि जो नदी, झरने, तालाब का पानी है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो बादल के रूप में बनता है। बादल बनने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि वही जल पुनः वापस आता है। किन रूपों में? देखिए, ये पानी फिर से ऐसा आ रहा है, ऐसे ये एक तीर का निशान ये बता रहा है कि पानी हमारा फिर से वापस हमारी फिर से धरती पर आ रहा है। तो ये जो क्रिया है बच्चों, इसे हम जल चक्र कहते हैं। यानी नदियों का पानी है ना, भाप बनकर ऊपर जाता है और वही बादल बनता है, और बादल जो है बरसात करते हैं। वर्षा का पानी फिर हमारे इसी धरती पर वापस आता है, मतलब जाना और वापस आना। ये जो प्रोसेस है इसे जल चक्र कहते हैं। एक साइकिल बनी हुई है, यानी ऐसे जाता है फिर आता है। ठीक है, तो इसे ऐसे प्रोसेस को हम जल चक्र कहते हैं कि पानी जाए और फिर वापस आए, जाए और आए। यानी नदियों का पानी फिर से आसमान में जाकर बादल बना, और बादल फिर से बरसात करके वही पानी हमें वापस लौटा दिए। तो ये एक चक्र बना ऐसा कि गया और आया, गया और आया। तो इस प्रोसेस को जल चक्र के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, समुद्रों और जो ज़मीन है इसके बीच ये जल चक्र हमेशा चलता रहता है। ये अगर नाच हो तो हमारी जो धरती है, हमारा जो सागर है, हमारे जो नदियां हैं, हमारी जो भूमि है, उस पे जल की जो आपूर्ति होती है, जल की जो आपूर्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। और आप जानते हैं, अगर जल की आपूर्ति ख़त्म हो गई तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही कष्टदायी साबित हो सकता है। तो ये रहा जल चक्र। अब हम यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे बच्चों। वर्षा का समय है मान लीजिए, और उसकी जो अवधि होती है, यानी उसकी जो समय होती है बरसात की, और उसकी जो मात्रा है वो हर एक स्थानों में भिन्न भिन्न होता है। मतलब वर्षा का समय, अवधि और मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। वर्षा की जो समय है और जो टाइम है, जो क्वांटिटी है, उसकी जो डेट है, वो सब हर जगह अलग अलग होती है। मान लीजिए सूरत में 10 सेंटीमीटर बरसात हुई, ठीक है, तो वही दूसरी जगह पर 5 सेंटीमीटर हुई। वहीं कहीं पर बहुत अधिक बरसात हो जाती है, और या हो सकता है कहीं पर हो भी ना। तो वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा का जो समय है, जो अवधि है, वो हर जगह अलग अलग होती है। हमने देखा है कि संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा ही होती रहती है। यानी दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों जहाँ पर हर साल हमेशा बरसात ही होती रहती है। जबकि हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कभी वर्षा ही नहीं होती है, या होती है तो कुछ दिनों के लिए होती है ना। हाँ, तो हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में आती है।
यानी हमारे यहाँ की जो बरसात है बच्चों, वो मानसून के मौसम में आती है। और ये मानसून का मौसम कब आता है? हमारा जो है मोस्टली जुलाई से शुरू होता है। जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त और सितंबर के एंडिंग तक चलता है। ठीक है, तो ये जुलाई से शुरू होकर सितंबर के लास्ट तक चलता है। तो ये हमारे यहाँ का मानसून है, यानी हम जिसे रेनी डे कहते हैं, है ना, रेनी सीजन। तो हमारे देश में वर्षा मानसून के मौसम में होती है। बच्चों, हमने देखा है कि विशेषता गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। जब गर्मी आती है, और गर्मी हमारी कब से शुरू होती है? हमारी ये मार्च से शुरू होती है। मार्च से लेके मई के एंड तक ये हमारी गर्मी होती है। और गर्मी में हम सब समझ सकते हैं कि कितनी सारी गर्मी होती है। जब गर्मी होती है तो हमें कितना तकलीफ़ होता है, कितनी हमारी परेशानियां हमें सब उठानी पड़ती हैं। तो जब गर्मी को लास्ट गर्मी के एंड में जब बरसात होती है तो वो हमें बहुत अधिक राहत देती है। ठीक है, तो दूसरी ही हम उसी समय हमारी बहुत सी फसल को हम बोते हैं, और मानसून आने पर ही डिपेंड करता है। जैसे हमारा धान की जो फसल है ना, वो हमारा देश में बहुत अधिक धान का उत्पादन होता है। तो धान की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है। और अगर पानी नहीं मिलेगा तो इससे क्या है कि कोई जो भी किसान हैं वो खेती अच्छे से नहीं कर सकते हैं। भाई नहर से कितना पानी लाएंगे वो, और नहर का पानी भी तो बरसात पे ही डिपेंड करता है कि नहीं। नदियों में पानी सूख जाता है गर्मी के मौसम में। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा है, जमुना है, और आपने तापी नदी है ना। अब अभी जाके देखो यहाँ पे अपनी तापी नदी कितनी सूख गई है। तो अभी तो कितना मतलब अभी पानी भी कम है, फिर भी मतलब ठंडी के मौसम में फिर भी देखो कितना सूख गया है। तो ये हमारी नदियाँ जो हैं गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं मोस्टली। तो पानी इनमें पानी कहाँ से आएगा? और ये नदियों का पानी का उपयोग हम नहरों के द्वारा करते हैं। तो बच्चों, अगर बारिश होगी तभी इसमें पानी होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा कि परंतु बहुत सारे अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कोई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, और अगर वर्षा हो गई तो हमको बहुत सारी तकलीफ होती है। जैसे इस चित्र को आप देख रहे हो, इस चित्र में देखो आदमी गाड़ियाँ, आदमी छाता ले अपने बच्चे को लेके जा रहा है तो उसे चलने में दिक्कत आ रही है, पैंट भीग गया उसका, है ना। यानी मान लो यहाँ गड्ढा है तो आदमी गिर भी सकते हैं, है ना। तो हमारे चारों तरफ पानी पानी भरा होगा, तो ये पानी अगर और अधिक हो जाएगा तो वो हमारे घरों तक भी पहुँच सकता है कि नहीं। तो भारी वर्षा से नदियों में, झीलों में, तालाबों का ये जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। नदी, झील, तालाब का जो जल का स्तर है, जल स्तर मतलब जो जल पानी में जो जल है वो और ऊपर तक बढ़ जाता है नदी में या तालाब में या झील में। ठीक है। ऐसा जब होता है बच्चों तो उसमें जल का एक बड़े क्षेत्र में फैल कर बाढ़ का कारण बन जाती है। मतलब अब होता क्या है कि नदी और तालाब या जो झील है उसमें पानी बहुत अधिक भर गया, तो वो पानी उस नदी के ऊपर से बहना शुरू कर देगा, और जब ऊपर से बहना शुरू होगा तो ये पानी जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, और ये ओवरफ्लो होकर किसी एक विशेष क्षेत्र में निकल जाएगा, जहाँ से मान लीजिए गांव होते हैं, क्षेत्र वन है, गांव है, शहर हैं, है ना। तो वहाँ के सारे जो एरिया है, खेत वाला, वन वाला, गांव वाला या शहर वाला, तो हर तरफ जलमग्न हो जाएगा। मतलब जलमग्न होना मतलब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। तो इस समय हमें बहुत तकलीफ होगी। बच्चों, हमने देखा है कि हमारे देश में बाढ़ से फसल, पालतू जानवर, संपदा और मानव जीवन की अपार क्षति होती है। अगर बच्चों आप जानते हैं कि अगर बाढ़ आ गई तो हमारी फसलें जो बोई हुई हैं वो डूब जाएंगी, जो जानवर जंगल में रह रहे हैं उनको रहने का स्थान नहीं मिल पाएगा, जो संपदाएं हैं, संपदा मतलब कि जो हमारी धरोहर, हमारी चीज़ें हैं, जैसे हमने धान लगाया तो धान हमारी एक प्रकार की संपदा है, या जो हमारी चीज़, मान लो हमने कोई पेड़ पौधे उगाए हुए हैं, मान लो हमारे घरों में कोई सामान रखा है तो घरों तक पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया, हर जगह पानी भर गया, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ये सारी संपदाएं हैं, हमारी जो इकट्ठा की गई चीज़ें हैं वो नुकसान हो जाएगा उनको। और दूसरी सी चीज़ है, हमारा जो जीवन है उसको भी बहुत अधिक नुकसान होता है ना। मानी हम अपार क्षति होती है हमको, मतलब बहुत अधिक नुकसान हमको इस बरसात से उठाना पड़ता है।
कब? जब अधिक बाढ़ आती है तब। अधिक बाढ़ के वजह से खेतों में, वनों में, गाँवों में, शहर में हर तरफ पानी पानी भर जाता है, जिससे हमारे देश के कुछ मतलब जो फसलें हैं, पालतू जानवर हैं, संपदा है हमारे जो संपत्ति है, संपदा यानी हमारी जो संपत्ति है और हमारा जो जीवन है, उसको बहुत अधिक नुकसान होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो यहाँ पर लोग देखो पेड़ों में चढ़े हुए हैं, घर की छतों पे चढ़े हुए हैं, सामान देखो बहा जा रहा है, जो जानवर हैं उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से बाढ़ से बहुत अधिक नुकसान होता है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं, यानी जब बाढ़ आती है तो उस समय जो जल में जीव रहते हैं उनको भी बह जाते हैं, क्योंकि पानी जो का प्रवाह बहुत अधिक तेज होता है तो वो बह जाते हैं। बच्चों, प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलस्य जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। और अब देखिए, जब पानी जल का जो नदी बाढ़ है, अब बाढ़ ख़त्म हुई, तो बाढ़ जब ख़त्म होती है तो जो जल में रहने वाले जीव हैं वो ज़मीन में फंसकर फिर से मर जाते हैं, तो उनका भी कितना नुकसान होता है कि नहीं? जो जलाशय के जीव हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो बेचारे मर जाते हैं बच्चों। तो अब समझ सकते हैं बच्चों कि बाढ़ से हमें बहुत अधिक नुकसान होता है। ठीक है। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है, यानी ये जो बरसात है वो जल में रहने वाले जीवों को ही नहीं, जबकि ज़मीन पर रहने वाले जीवों को भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जो है अत्यधिक बरसात की अर्थात बाढ़ की स्थिति। ठीक है। तो बच्चों, हमने ये सीखा आज कि जब हमारे इस धरती पर बहुत अधिक बरसात होती है तो वो अत्यधिक वर्षा का कारण बनती है, और इस अत्यधिक वर्षा के कारण हमारे फसलों को, हमारे जानवरों को, हमारी जो संपदाएं हैं उनको, हमारे इस धरती के हर एक भाग को नुकसान होता है। ठीक है। तो बच्चों, अत्यधिक बरसात ना हो इसके लिए हमें करना क्या है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे बाढ़ का खतरा जो है वो टल सके, क्योंकि बरसात होंगे तो वो जल का कटाव भी रोकेंगे, है ना। बाढ़ यानी जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो जल का कटाव रोकेंगे। ठीक है। तो हमें तो अभी हमने इसको पढ़ा। अच्छा,